हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यशवंत सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग एट भरतपुर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी गायनी हेल्प सीरीज़ में छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं, जिसमें हम गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड विमेंस हेल्थ, इनफर्टिलिटी, सोनोग्राफी, इससे संबंधित किसी छोटे टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक्स ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं ताकि पेशेंट समझ सके, और वो पेशेंट के आउटलुक के हिसाब से होते हैं, पेशेंट के मतलब के होते हैं, ना कि इतने एकेडमिकली वर्डेड होते हैं, इतने साइंटिफिक भाषा में नहीं होते, बेसिक भाषा में होते हैं ताकि पेशेंट समझ सके। आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वह है ओवेरियन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अंडाशय से संबंधित जो संतानहीनता, निसंतानता का जो कारण है, उस चीज़ को आज हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 3 बेसिक कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी के: अंडाशय में अंडा ना बनना, ट्यूब्स का ब्लॉक होना, एंड थर्ड मेल फैक्टर, सीमेन में दिक्कत होना, सीमेन की मोटिलिटी में या उसके काउंट में। आज हम केवल अपने आप को फोकस्ड रखेंगे ओवेरियन कॉज, जो अंडाशय का वाला जो कॉज है कि अंडाशय में अंडे नहीं बन पाते हैं, उसकी वजह से जो संतानहीनता की समस्या होती है, उस पर आज हम फोकस करेंगे। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अंडा बनने में दिक्कत हो रही है? बेसिकली जब पेशेंट आता है तो अगर रेगुलर साइकिल्स हैं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ डिस्कार्ड की जा सकती है कि अंडा बनने में दिक्कत हो रही होगी काफ़ी हद तक। और अगर पेशेंट की हिस्ट्री है कि मेरे को जो मेंसेस आते हैं, मेरे जो पीरियड्स आते हैं, वो काफ़ी गैप बाद आते हैं, 1.5-2 महीने हो जाते हैं, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, तो एक संभावना निकल कर आती है कि जहाँ तक है अंडा बनने में दिक्कत हो रही होगी। हर ओवरी हर महिला एक एग बनाती है, कभी राइट साइड की ओवरी से, कभी लेफ्ट साइड की ओवरी से। और जब एग बनता है तो वो जब मैच्योर हो जाता है 18 से 22 मिलीमीटर के आसपास, जब उसका साइज हो जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है, और तब जाकर वो फूट जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। मरीज को समझाने के लिए हम कहते हैं कि अंडा फूट रहा है, और डॉक्टरी भाषा में उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया को, जो कि साइकिल के बीचों बीच जाकर होती है 14वें-15वें दिन के आसपास। जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके 14 दिन बाद अमूमन पीरियड आ जाता है। वो जो 14 दिन का पीरियड है वो अमूमन फिक्स रहता है। जो वेरिएशन होता है साइकिल की लेंथ में, वो शुरू वाले पार्ट में होता है कि अंडा बनने में, अंडा को मैच्योर होने में कितना टाइम लगा। मसलन मैच्योर होने में और ओव्यूलेशन में 16 दिन लगे, तो 16 + 14 दिन और जुड़ जाएंगे ओव्यूलेशन के बाद, तो 30 दिन पर अमूमन पीरियड आ जाता है। किसी का 12वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, अंडा फूटा, तो 12 + 14 यानी कि 26 दिन पर पीरियड आ जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंडा बनने की जो स्थिति होती है उसके बारे में मैंने बताया। तो जिसको ओलिगोमेनोरिया हो रहा होता है, साइकिल्स काफ़ी लेट हो रही होती हैं, 1.5, पौने 2 महीने की हैं, 2.5 महीने की हैं, कभी कभी पीरियड आता है, तो हमें एक अंदेशा मिल जाता है कि हो सकता है कि एग बनने में, रेगुलर एग बनने में दिक्कत हो रही हो। दूसरा, इनफर्टिलिटी के केसेस में जब सोनोग्राफी की जाती है तो एक नई तो नहीं कहूँगा, एक काफ़ी कॉमन चीज़ है जो एग बनने की समस्या से संबंधित है, उसको हम PCOD, PCOM, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। इस स्थिति में भी एग बनने की समस्या महिला को होती है। इसकी भी ये 2 खासियत हैं: ओलिगोमेनोरिया यानी कि पीरियड लेट आना, गैप के बाद आना, ऊपर चढ़कर आना, और दूसरा ओलिगो ओव्यूलेशन या एनोव्यूलेशन यानी कि अंडा ना बनना, कभी कभी बनना। और PCOM, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, जिसमें अंडा बनने में दिक्कत होती है, इसको पहचानने के लिए हम
सोनोग्राफी में देख सकते हैं। सोनोग्राफी में 2-3 इस चीज़ में खासियत दिखाई देती है हमें कि जो अंडाशय होते हैं इनके साइज़ बढ़ जाते हैं, 10 मिलीलीटर से ज़्यादा साइज़ हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी में। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सोनोग्राफी में जो दिखता है वो मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा अकेडमिकली वर्डेड चीज़ है, बट ये मालूम हो पेशेंट को तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो एक तो अंडाशय का साइज बढ़ जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी में, छोटे छोटे एग्स दिखाई देंगे पेरीफेरी में, ओवरी के बाहर की तरफ, और जो सेंट्रल पार्ट होगा ओवरी का वो हाइपरिकोइक होगा, ब्राइट होगा। ये सोनोग्राफी में इसकी खासियत है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी की। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी में ये 3 चीज़ें सोनोग्राफी में दिखाई देंगी। और पीसीओएम यानी कि इस स्थिति में अंडा बनने में दिक्कत होगी, पीरियड्स लेट आएंगे, और यह इनफर्टिलिटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण है आजकल। तो पीसीओएम इज अ पार्ट ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन। ओवरी अंडा ना बना पाने का एक जुड़ा हुआ कारण है पीसीओएम। अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीट करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, ओरल हैं, इंजेक्शंस हैं, खाने की दवाइयाँ हैं। लेट्रोजोल है, एक क्लोमिफीन है। लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम की डोज में आती है, क्लोमिफीन 50 मिलीग्राम की डोज में आती है। दोनों ही अमूमन ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसके स्तर को कम कर कर एक्शन करती हैं। हाफ लाइफ यानी कि बॉडी में मौजूद रहने का जो पीरियड होता है वो क्लोमिफीन का ज़्यादा होता है, और इसी कारण से क्लोमिफीन कुछ ऐसी चीज़ें करती है जैसे एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की झिल्ली है, जहाँ पर जाके भ्रूण को, एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना है, उसको पतला कर सकती है क्लोमिफीन। सर्वाइकल म्यूकस को एडवर्स बना सकती है, सर्वाइकल म्यूकस को थोड़ा सा गाढ़ा कर सकती है। बच्चेदानी के मुंह से जो म्यूकस निकलता है, जिसके थ्रू स्विम होकर स्पर्मेटोजोआ बच्चेदानी तक जाते हैं, उसको थोड़ा सा एडवर्स कर सकती है। वो स्पर्मेटोजोआ के विपरीत हो जाते हैं वो परिस्थिति। तो क्लोमिफीन में ऐसा हो सकता है क्योंकि उसकी थोड़ी सी लॉन्गर हाफ लाइफ है और उसका एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन है। एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन लेट्रोजोल का भी है, पर उसकी शॉर्टर हाफ लाइफ है। तो क्लोमिफीन के साथ कभी कभी हमें, या यूजुअली देते ही हैं, क्लोमिफीन के ख़त्म होते ही 5 दिन की इन दोनों की डोज होती है, लेट्रोजोल की और क्लोमिफीन की। और ये अमूमन 2nd से लेके 5th डे के बीच में साइकिल की शुरू की जाती है। जब साइकिल आती है, जब पीरियड होता है, तो उसके 2nd से 5th डे, और ये जो 2nd से 5th डे है ये पीरियड शुरू होने से गिना जाता है, ना कि पीरियड ख़त्म होने से। तो 5 दिन हमने क्लोमिफीन या लेट्रोजोल दी। क्लोमिफीन को देने के बाद अमूमन ईस्ट्रोजन भी दी जाती है 5 दिन के लिए, ताकि ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट हुए हैं एंडोमेट्रियम पर, बच्चेदानी की झिल्ली पर और सर्वाइकल म्यूकस पर, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से। झिल्ली बनाने के लिए ईस्ट्रोजन की आवश्यकता है, सर्वाइकल म्यूकस को पतला करने के लिए ईस्ट्रोजन की आवश्यकता है, ताकि स्पर्म आराम से बच्चेदानी तक पहुंच जाए। लेट्रोजोल में उतनी ये समस्या नहीं आती क्योंकि उसकी शॉर्टर हाफ लाइफ है। इसको भी परंतु 2nd से लेके 5th डे तक ही देना पड़ता है। दूसरा एक बेनिफिट लेट्रोजोल का है कि ये मल्टीपल फॉलिकल्स अमूमन नहीं बनाती है। क्लोमिफीन की अगर डोज थोड़ी सी हाई हो गई, पेशेंट को जितनी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा उससे ऊपर चली गई, तो कई फॉलिकल्स बन सकते हैं, 2-3 फॉलिकल्स बन सकते हैं। लेट्रोजोल के साथ अमूमन 1 फॉलिकल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 1 फॉलिकल इज़ बेटर रादर देन 2 और 3 फॉलिकल्स। तो उस लिहाज से भी लेट्रोजोल बेटर है, और मैं पर्सनली लेट्रोजोल को प्रेफर करता हूँ। दूसरा, इन ओरल दवाइयों के अलावा इनको ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स कहते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन कह सकते हैं। ओव्यूलेशन इंड्यूस करती हैं, ये अंडा बनाती हैं और ओव्यूलेशन इंड्यूस करती हैं। के अलावा इंजेक्शंस भी आते हैं जो
अंडा बनाते हैं, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और HMG ह्यूमन मीनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन, ये भी आते हैं। और कुछ लोग कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, ओरल का और इंजेक्टेबल का, दोनों को मिलाकर ऐसे, ये भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में लिया जाता है। तो लेट्रोजोल और क्लोमिफीन जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम करती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन का, तो FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही वह हार्मोन है जो एग बनाता है ओवरी में, जो अंडा बनाता है ओवरी में। तो जैसा कि मैंने बताया, इंजेक्शन में FSH भी डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, वो डायरेक्टली ही दिया जाता है क्योंकि वो अंडा बनाता है। HMG जो मैंने हार्मोन दूसरा इंजेक्शन का नाम लिया, ये LH लूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देने के बाद हमने दिए अपने, ये दवाइयाँ दी, सेकंड से 5th डे से शुरू की, अमूमन 5 दिन के लिए दी जाती हैं। उसकी टैबलेट 2.5 मिलीग्राम की है, लेट्रोजोल की 50 मिलीग्राम की, क्लोमिफीन की है। स्टैंडर्ड डोज हम मान सकते हैं कि लेट्रोजोल को सुबह शाम दिया जाना है, 2.5 मिलीग्राम सुबह शाम। मैं कम से भी शुरू करता हूँ, 2.5 मिलीग्राम OD से भी शुरू करता हूँ, खासकर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में, जहाँ पर साइकिल्स रेगुलर हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही, तो मैं बहुत हल्की सी डोज देना प्रेफर करता हूँ। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में, जहाँ पे अंडे पहले से ही बन रहे हैं, साइकिल्स रेगुलर हैं, उनमें स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये एजेंट्स, ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये देने के बाद हमें जो अगला स्टेप लेना होता है वो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का मतलब अंडा कैसा बन रहा है। अंडा बनने की दवाई तो हमने दे दी है, अब अंडा वाकई कैसा बन रहा है इसको देखना। ये हम साइकिल के 10th डे से शुरू करते हैं, यूजुअली 9th या 10th डे से। ये सब जो डेज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि हम 2nd से 5th डे तक दे रहे हैं, और क्लोमिफीन और लेट्रोजोल, और 9th या 10th डे से हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यानी कि अंडा कैसा बन रहा है, ये सोनोग्राफी में देख रहे हैं। सोनोग्राफी में देखने को कहते हैं हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो ये सब हम गिनते हैं पीरियड के 1st डे से, ना कि पीरियड के ख़त्म होने से। पीरियड जब आता है तब से हम ये सब गिनती शुरू करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम देखते हैं कि एग कैसे बढ़ रहा है, 12 mm का हुआ, 15 का हुआ, 17 का हुआ, 18 से 22 मिलीमीटर के बीच में जाके एग को हम मान लेते हैं कि मैच्योर हो जाता है। और यूजुअली अगर इस साइज़ पर जब पहुंचता है और दिखता है सोनोग्राफी में, हमें इस प्रक्रिया में हमें 3 या 4 बार बुलाना पड़ सकता है मरीज़ को, एक दिन छोड़ के, एक 2 दिन छोड़ के, या कभी कभी डेली भी। वो हमें मालूम पड़ जाता है अनुभव से कि अब कब बुलाना है, अब साइज़ ये बोल रहा है, अब कब बुलाना चाहिए, ऐसे एक आइडिया मिल जाता है। तब हम, जब मैच्योर हो जाता है एग 18 से 22 मिलीमीटर के बीच में, तब हम एक ट्रिगर इंजेक्शन, यानी कि अंडे को फोड़ने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम, जो कि यूजुअली HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, 10,000 यूनिट्स में लगाना प्रेफर करता हूँ एक बार में। और फिर हम उसके बाद 3-4 दिन बाद एक बार और बुलाता हूँ मैं पेशेंट को, ये देखने के लिए कि एग वाकई रप्चर हुआ या नहीं हुआ, अंडा वाकई फूटा कि नहीं, ओव्यूलेशन वाकई हुआ कि नहीं। अब ये सब जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वाली प्रक्रिया है, उसका वो कर क्यों रहे हैं? वो कर इसलिए रहे हैं ताकि जब अंडा पक रहा हो, अंडा जब मैच्योर हो रहा हो, 15 मिलीमीटर उसका साइज़ हो गया, 18 से 20 पर वो मैच्योर होकर फूटने वाला है, तो 15 मिलीमीटर जब हो गया, तब हम हस्बैंड और वाइफ के बीच में कांटेक्ट शुरू करवाएं। क्योंकि अंडा फूटने के दौरान हस्बैंड वाइफ में कांटेक्ट करने से, या हम जैसे कहते हैं बोलचाल करने से, तब प्रेगनेंसी ठहरती है। दैट इज़ द मेन टाइम, वो है टाइम्ड इंटरकोर्स का पीरियड, विंडो। तो ये सजेशन देने के लिए, ये टाइमिंग बिठाने के लिए हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि अब एग मैच्योर हो रहा है, अंडा फूटने वाला है, फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, अब कांटेक्ट करना चाहिए। जब फॉलिकल मैच्योर होता है और फूटता है, रप्चर होता है, तो उसमें से एग निकलता है, और वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जाकर, अगर उस समय टाइम इंटरकोर्स हो गया है,
फेलोपियन ट्यूब में जाकर स्पर्म से जाके मिलकर फर्टिलाइज होकर प्रेगनेंसी ठहराता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो ये सब मुख्य बातें थीं ओवरी से रिलेटेड फर्टिलिटी के बारे में। जैसा मैंने बताया किन स्थिति में हम समझते हैं कि अंडा बनने में दिक्कत हो रही होगी, कौन सी हम दवाई देते हैं, कौन से इंजेक्शंस हैं, दवाइयाँ खाने वाली, क्लोमिफिन, लेट्रोजोल इंजेक्शंस, HMG, FSH, मेन जो ओरल मेडिसिन है। मैं यूजुअली ओरल मेडिसिन का ही ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, उसमें भी लेट्रोजोल का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावना कम रहती है। सर्वाइकल म्यूकस उतना प्रभावित नहीं होता, एंडोमेट्रियम उतनी पतली नहीं होती। एंडोमेट्रियम भी ज़रूरी है कि अगर एग रप्चर हो भी गया, फर्टिलाइज भी हो गया, तो उसको इम्प्लांट तो एंडोमेट्रियम में ही होना है, और एंडोमेट्रियम अगर उस समय पतली हुई तो प्रेगनेंसी अपने कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएगी, नहीं जम पाएगी। तो आई होप गायनी हेल्प के इस सो कॉल्ड एपिसोड में कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों को मिली होगी, कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने आई होंगी। कोई प्रश्न हो, कोई और ऐसे टॉपिक्स हों जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगली बार हम कोई नया छोटा सा टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक्स इतने बड़े नहीं होंगे, इतने लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे स्निपेट्स होंगे ताकि उनको फोकस किया जा सके, उनको एब्जॉर्ब किया जा सके, और वो बेसिकली पेशेंट की ही लैंग्वेज में होंगे, बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी फॉर पेशेंट्स। तो हम अगली बार मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।